एक समाजशास्त्र के शिक्षक के तौर पर आज एक बेहद दिलचस्प चर्चा शुरू करने का मौका मिला है। आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को देखने का नजरिया ही बदल दिया, एम.एन. श्रीनिवास। इन्होंने समाजशास्त्र को उन मोटी मोटी प्राचीन किताबों और ग्रंथों से बाहर निकालकर सीधे गांव की धूल भरी सड़कों और जीवंत सच्चाइयों के बीच ला खड़ा किया। तो चलिए इस कमाल की बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम ग्रंथों से गलियों तक के इस सफर से शुरुआत करेंगे, सामाजिक बदलाव के तंत्र को समझेंगे, सत्ता और वोट बैंक की हकीकत देखेंगे, उनके मैदान के अनुभवों को जानेंगे और आखिर में उनकी विरासत और उस पर होने वाले आलोचनात्मक विवादों पर चर्चा करेंगे। पहला हिस्सा है ग्रंथों से गलियों तक। सबसे पहले उस बुनियादी बदलाव को समझते हैं जिसने श्रीनिवास के करियर की पूरी दिशा ही तय कर दी। उनका बौद्धिक सफर बड़ा ही रोचक रहा है। 1936 में मैसूर से सोशल फिलॉसफी पढ़ने के बाद उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जी.एस. घुरिये के अंडर प्राचीन ग्रंथों पर पीएचडी की। यहाँ तक सब ट्रेडिशनल था, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1947 में, जब ऑक्सफोर्ड पहुंचकर उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को अपनाया। और यही नया दृष्टिकोण उन्हें 1948 में रामपुरा गांव की जमीनी हकीकत और लोगों के बीच रहकर अध्ययन करने यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के लिए खींच लाया। और यहीं से निकलकर आया उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने समझाया कि भारतीय समाज को देखने के 2 तरीके हैं। एक है बुक व्यू, जो प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है और एक बेहद कठोर, स्थिर वर्णा व्यवस्था दिखाता है। दूसरा है उनका दिया गया फील्ड व्यू। फील्ड व्यू ने साबित कर दिया कि जमीन पर, गांव में जातियों के बीच के संबंध और लेन देन काफी गतिशील यानी फ्लूइड होते हैं। किताब की बातें अपनी जगह है, पर असलियत खेत खलियानों में कुछ और ही होती है। दूसरे भाग पर आते हैं, सामाजिक परिवर्तन के तंत्र। इस नई मेथोडोलॉजी के आने के बाद अब उस कंसेप्चुअल टूलकिट को खोलने का वक्त है जो श्रीनिवास ने हमारे समाज के बदलाव को समझने के लिए बनाया था। यहाँ हमारा सामना समाजशास्त्र के एक बेहद मूल शब्द से होता है, संस्कृतिकरण यानी संस्कृतिकरण। असल में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निचली जाति या जनजाति समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए अपने रीति रिवाजों, विचारधारा और रहन सहन को किसी ऊंची द्विज जाति के तौर तरीकों में ढालने लगती है। पर यहाँ एक बहुत ही कमाल का पैराडॉक्स यानी विरोधाभास छिपा है। संस्कृतिकरण से एक जाति स्थानीय स्तर पर ऊपर तो उठ जाती है, जिसे पोजिशनल चेंज कहते हैं, लेकिन सामाजिक ढांचा यानी स्ट्रक्चरल चेंज वैसा का वैसा ही रहता है। इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए। एक ग्रुप सीढ़ी पर ऊपर चढ़ गया, लेकिन सीढ़ी का ढांचा तो नहीं बदला ना, बल्कि इस प्रक्रिया से वो जाति व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस संस्कृतिकरण के ठीक सामने खड़ा है वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण। दोनों में एक दिलचस्प अंतर है। संस्कृतिकरण एक देसी प्रक्रिया है जो खास तौर पर गांव में होती है और धार्मिक शुद्धता पर जोर देती है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्नाइजेशन एक बाहरी प्रक्रिया है जो ब्रिटिश मॉडल से आई शहरों में फैली और धर्मनिरपेक्षता और तर्क पर टिकी है। और इन दोनों प्रक्रियाओं का एक दूसरे पर असर पड़ता है, जिसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा गया। होता यह है कि जब ऊंची जातियां पश्चिमी रंग में रंगने लगती हैं और अपने पुराने रीति रिवाज छोड़ने लगती हैं, तो समाज में एक स्टेटस वैक्यूम पैदा हो जाता है, एक खाली जगह। और इस जगह को भरने के लिए निचली जातियां उन्हीं छोड़े गए रीति रिवाजों को अपनाने लगती हैं। यानी एक ही वक्त पर आधुनिकीकरण और परंपराकीकरण दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तीसरा भाग, सत्ता और वोट बैंक। धार्मिक स्थिति से आगे बढ़कर अब ये देखना जरूरी है कि गांवों की वास्तविक जमीनी सत्ता आखिर किसके हाथ में होती है। श्रीनिवास ने इस पुरानी धारणा को तोड़ दिया कि सत्ता हमेशा सिर्फ ऊंची जाति के पास होती है। उन्होंने डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभावशाली जाति की अवधारणा पेश की। एक जाति प्रभावशाली तब बनती है जब उसके पास ये 5 चीजें हों: संख्याबल, खेती वाली जमीन, राजनीतिक पहुंच, थोड़ी बहुत धार्मिक मान्यता और आधुनिक शिक्षा। असली ताकत सिर्फ पवित्रता से नहीं मिलती। अगर हम पूरे भारत पर नजर डालें तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। चाहे कर्नाटक में वो कलीगा और लिंगायत हों, महाराष्ट्र में मराठा हों, बिहार में यादव और कुर्मी हों या गुजरात में पटीदार, ये सभी धरती से जुड़ी हुई जातियां हैं जो असल में खेती और राजनीति को कंट्रोल करती हैं, न कि आम तौर पर ब्राह्मण्स।
आजकल न्यूज़ में हम लगातार वोट बैंक शब्द सुनते हैं, पर क्या आपको पता है कि 1955 में ये शब्द एमएन श्रीनिवास ने ही दिया था। शुरुआत में ये कोई ताना या नेगेटिव शब्द नहीं था, ये तो बस एक ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजिकल टूल था ये दिखाने के लिए कि कैसे नेता लोग गांव के पेट्रोनेज सिस्टम का इस्तेमाल करके एक ही आइडेंटिटी के लोगों के वोट इकट्ठा करते हैं। ये लोकतंत्र का देसी रूप था। चौथा भाग, मैदान में यादें। एक अच्छे एकेडमिक काम के पीछे इंसानी जज्बा भी होता है, और श्रीनिवास के कैरियर का ये किस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बात 1970 की है। श्रीनिवास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फेलोशिप पर थे, जब एक आगजनी में उनके रामपुरा गांव के सारे फील्डवर्क नोट्स जलकर खाक हो गए। उनकी तीनों कॉपियां बर्बाद हो गई। एक रिसर्चर के लिए ये पूरी जिंदगी की कमाई जल जाने जैसा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक बेमिसाल फैसला लिया, अपने पूरे अध्ययन को सिर्फ अपनी यादाश्त के आधार पर दोबारा लिखने का। और इस ट्रेजेडी से जन्म हुआ एक मास्टर क्लास किताब का, द रिमेंबर्ड विलेज। अब क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और डेटा जल चुके थे, ये किताब कड़ी आंकड़ों की जगह गांव के जीवन का एक जीवंत सेंसरी चित्र बन गई। गोबर की महक से लेकर चाय की दुकान पर चलने वाली राजनीति और अलग अलग जातियों के बीच की दोस्ती और दुश्मनी, सब कुछ उनकी यादों से निकलकर पन्नों पर उतर आया। इसमें उनका एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, अ हाई कास्ट व्यू ऑफ विलेज सोसाइटी। उन्होंने पूरी ईमानदारी से माना कि वो एक शहरी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए ब्राह्मण हैं, और गांव को देखने का उनका नजरिया इसी पोजीशन से प्रभावित था। इसे सोशियोलॉजी में एकेडमिक रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। अपनी सीमाओं को इतनी स्पष्टता से मानना ही उन्हें एक बड़ा विद्वान बनाता है। आखिरी भाग, विरासत और विवाद। अब ज़हर है, जब कोई इतनी बड़ी बौद्धिक लहर आती है तो उसके काम की कड़ी आलोचना भी होती है, और एक तटस्थ विश्लेषण के लिए इन आलोचनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। आलोचना पर जाने से पहले उनका एक और आखिरी और तीखा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि समाज वर्टिकल सॉलिडेरिटी से हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी की तरफ बढ़ रहा है। यानी पहले गांव में अलग अलग जातियां आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती थी, लेकिन आधुनिक राजनीति आने के बाद एक ही जाति के लोग जो अलग अलग गांव और शहरों में रहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी और वोट के लिए आपस में एकजुट हो रहे हैं। उनके सिद्धांतों पर खूब विवाद भी हुए। लुई डुमोंट जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट्स का मानना था कि उन्होंने जाति की धार्मिक पवित्रता को अनदेखा कर दिया। मार्क्सिस्ट विद्वानों ने कहा कि श्रीनिवास ने गांवों के वर्ग संघर्ष और आर्थिक शोषण को ठीक से नहीं समझाया। वहीं दलित विद्वानों की ये कड़ी आलोचना रही कि संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट उन ओप्रेसर जातियों को आदर्श बनाता है जिन्होंने हमेशा से शोषण किया है, और ये रोके गए विकास पर चुप रहता है। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद भारतीय समाजशास्त्र में उनका योगदान एक मील का पत्थर है। पर इस विश्लेषण को खत्म करते वक्त एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आज के इस तेजी से ग्लोबलाइज होते इंटरनेट और एआई वाले दौर में क्या आज भी संस्कृतिकरण और गांव की डोमिनेंट कास्ट वाले पुराने नियम हमारे समाज को चला रहे हैं? एमएन श्रीनिवास ने सोचने का जो बेहतरीन ढांचा हमें दिया है, क्या वो आगे भी उतना ही रेलेवेंट रहेगा? सोचिए जरूर। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।